हेलो बच्चों। तो बेटा हम लोग एड्स पढ़ रहे थे और एड्स में अब हम लोग देखेंगे पार्ट बी और उसका एक छोटा सा पॉइंट रह गया था जिसको हमको वापस से पढ़ना था। इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना था बेटा? फुल ब्लोन एड्स के बारे में पढ़ना था। तो इस टाइम पे मैंने क्या लिखा है? पेशेंट बिकम सीवियरली इम्यूनोडेफिशिएंट इन इन दिस पॉइंट। मतलब कि इस टाइम पर जो आपका पेशेंट होता है, जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट होता है बेटा, वो सीवियरली इम्यूनो डेफिशिएंट हो गया है। इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है। और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से बेटा क्यों हुआ है? क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पर जो टी हेल्पर सेल जो सेल है बेटा, जो आपकी क्या है, टी हेल्पर सेल हैं, हेल्पर सेल हैं, सेल्स हैं, उनका काउंट लेस देन 200 सेल्स पर क्यूबिक एमएम रह गया है। ठीक है बच्चे, लेस देन 200 सेल पर क्यूबिक एमएम रह गया है। और इसलिए ये जो चीज मैं बता रहा हूं बेटा कि इस टाइम पर जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है बेटा? आपका इम्यूनो डेफिशिएंट हो गया है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बच्चों? चलिए, ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होगा। आपका अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होंगे। क्या होंगे बेटा? आपके अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। आइए देखते हैं कौन कौन से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं इसमें। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। देखिए बेटा, जब मैंने आपको शुरुआत में चीजें पढ़ाई, जब मैंने आपको डिजीज पढ़ाया था, तो मैंने वहां पर एक चीज बताई थी बेटा, और वो एक सिंपल सी चीज ये थी, ध्यान से सुनना, कि जो आपका माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलाई होता है, वो हर किसी में ट्यूबरकुलोसिस कॉज नहीं कर पाता है। ठीक है, जो कोई ससेप्टिबल होस्ट है उसी के अंदर वो डिजीज कॉज कर सकता है। कई बार ससेप्टिबिलिटी चेंज होती रहती है। ठीक है बच्चे, चलिए, तो हम उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो याद रखिएगा, एड्स के जो पेशेंट होते हैं बेटा, उसमें जो माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलाई होता है, उसके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि पर्सन, मैंने क्या बोला? ससेप्टिबल होस्ट के बारे में मैंने बात की थी। और ससेप्टिबल होस्ट कौन होते हैं? जिनका इम्यून सिस्टम क्या हो जाए? वीक हो जाए। ठीक है, तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि टी हेल्पर सेल का काउंट बेटा कम हो गया है। और अगर टी हेल्पर सेल का काउंट कम हो गया तो क्या वो जो पर्सन है, क्या वो इम्यूनो डेफिशिएंट नहीं हो गया? और अगर वो इम्यूनो डेफिशिएंट हो गया तो क्या वो ससेप्टिबल होस्ट नहीं हो गया? तो मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा हमको ये देखने को मिलता है कि जो भी एड्स के पेशेंट होते हैं उसमें टीबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये किससे होता है? आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन एक और बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम एवियम। माइकोबैक्टीरियम एवियम, जनरली जो माइकोबैक्टीरियम एवियम होता है वो टीबी कॉज नहीं करता है एक हेल्दी पर्सन में। ध्यान से बात सुनना, मैंने क्या बोला? कि जनरली जो माइकोबैक्टीरियम एवियम होता है वो हेल्दी पेशेंट्स में डिजीज कॉज नहीं करता है। बट इन द केस ऑफ एड्स पेशेंट, बट इन द केस ऑफ एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स, ये उसमें भी ट्यूबरकुलोसिस कॉज करा सकता है। तो क्या ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हुआ? क्या उसने अपॉर्चुनिटी पाकर, मौका पाकर इस पर्सन को इन्फेक्ट कर दिया? क्यों? क्योंकि वो पर्सन कैसा हो गया था? आपका ससेप्टिबल हो गया था। ठीक है बच्चों, चलिए, तो मुझे ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, तो मैंने यहां पर बोलना है, ध्यान से बात सुनना बेटा। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन में मैंने एक तो बोला ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। ठीक है, और ये किससे हो सकता है बेटा? माइकोबैक्टीरियम एवियम से। माइकोबैक्टीरियम एवियम से भी हो सकता है। माइकोबैक्टीरियम एवियम से भी हो सकता है, एवियम। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अपने को समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा और देखते हैं। जैसे कि एक हमने पढ़ रखा है बेटा न्यूमोनिया। क्या पढ़ रखा है बेटा? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया, आ गई बात समझ में? न्यूमोनिया जनरली होता है बेटा आपका, अगर आपको याद आ रहा होगा, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से, जो कि मैं पढ़ाऊंगा अभी, क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज में। डरने वाली बात नहीं है। मैं आपको अभी बता देता हूं कि न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी या स्टेप्टोकोकस होता है। मतलब मैं बताऊंगा आपको, वो अभी छोड़ दो अभी। ठीक है, अदर बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनियाई से होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तो फंगस एक होता है, फंगस बेटा।
ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई। क्या बोलते हैं? न्यूमोसिस्टिस कार्नाई। तो ये फंगस की वजह से भी क्या हो जाता है बेटा, उसको न्यूमोनिया हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंगस। और फंगस का नाम क्या है बेटा आपका? न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई। कैरिनाई, ठीक है। इसको हम लोग एक नाम और दे देते हैं बेटा, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। जीरोवेसी भी नाम दे दिया जाता है इसको, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया बेटा। अब अगर हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एक फंगस और होता है जिससे कैंडिडियासिस होता है, माउथ का अल्सर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरल कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस, ठीक है बेटा। तो इसमें माउथ अल्सर्स हो देखने को मिलते हैं। जनरली ये माउथ अल्सर कॉज बेटा, जनरली माउथ अल्सर कॉज नहीं किया जाता है, ठीक है। इन और ये होता किससे है आपका? कैंडिडा एल्बिकन्स से। किससे होता है बेटा? कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक है। तो जनरली ये कैंडिडा एल्बिकन्स जो होता है, ये कैंडिडियासिस बेटा आपका कॉज नहीं करा सकता। लेकिन होता क्या है? अच्छा, कहां पर होगा ये कैंडिडियासिस बेटा आपका? माउथ में एंड इसोफेगस। माउथ एंड इसोफेगस, माउथ एंड इसोफेगस। आ गई बात समझ में? एक और देख लेते हैं बेटा, आपका कैंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपोसी सार्कोमा। पढ़ चुके हैं हम लोग थोड़ा बहुत उसको, कैपोसीज सार्कोमा। और याद रखना बेटा, ये जो कैपोसी जो सार्कोमा होता है, ये आपका स्किन और लिम्फ नोड का कैंसर होता है। स्किन एंड लिम्फ नोड, स्किन एंड लिम्फ नोड का कैंसर है। और अगर किसी में, अगर मान लीजिए बेटा, अगर किसी में अपने को कैपोसी सार्कोमा देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये बात आप मान के चलिए कि उसको एड्स हो गया है, ठीक है। अपने को इवन क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एक याद रखिएगा बेटा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट बता रहा हूं, एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस, ठीक है। एनसेफेलाइटिस बेटा बहुत सारे बैक्टीरिया से हो सकता है, लेकिन यहां पर एक प्रोटोजोआ से हो जाता है, प्रोटोजोआ से, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। क्या बोलते हैं बेटा? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। आ गई बात समझ में बेटा? आ गई बात समझ में? तो ये सारे के सारे जो मैंने इंफेक्शंस लिखे हैं बच्चों, ये सारे के सारे इंफेक्शन आपके क्या हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शंस हैं, मौका परस्त इंफेक्शन है। जनरली ये किसमें देखने के मिलेंगे बेटा? आपका इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन में, यानी कि ससेप्टिबल होस्ट में आपको देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। तो ये जनरली आपको देखने को मिलता है इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन में। और इम्यूनो डेफिशिएंट वो क्यों हुआ है बेटा? क्योंकि उसके अंदर जो टी हेल्पर सेल का काउंट है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन्स के अंदर ये देखने को मिलेगा, मतलब कि क्या पर्सन मतलब पेशेंट्स, एड्स पेशेंट में देखने को मिलेगा। आ गई बच्चे बात समझ में? ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फुल ब्लोन एड्स। तो मैंने जो आपको साइन एंड सिम्टम में एसिम्टोमेटिक फेज बताया, फिर आपको बताया मैंने आपको क्या एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स बताया, और थर्ड मैंने क्या बताया? फुल ब्लोन एड्स बताया। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जो कि थोड़ा बहुत आपसे कभी पूछा जा सकता है, एक होता है आपका विंडो पीरियड, एक होता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। विंडो पीरियड का मतलब क्या है कि जब कोई वायरस, HIV वायरस किसी में एंटर करता है बेटा, तो वो बहुत धीरे धीरे रेप्लिकेट करता है, और धीरे धीरे रेप्लिकेट होने की वजह से अगर मान लीजिए हमको पता चले कि मान लीजिए अभी कल ही उसका क्या कहते हैं, किसी मिसमैच ट्रांसफ्यूजन हो गया है, मतलब मिसमैच करने का मतलब इन्फेक्टेड ट्रांसफ्यूजन हो गया है बेटा किसी पर्सन को, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर हम उसके अंदर जिसमें ट्रांसफ्यूज किया गया है, अगर हम उसमें उसका ब्लड टेस्ट करें, तो उसके अंदर अभी इतनी सीरम एंटीबॉडीज में देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशन, जो लेबोरेटरी में जो डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग, उसमें समय लगता है और वो 2 से 12 वीक का समय होता है। तो इन्फेक्शन और लेबोरेटरी में डिटेक्शन के टाइम इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं? विंडो पीरियड। ये अगर आपका मन करेगा तो याद कर लीजिएगा, लास्ट स्लाइड में मैं इंक्यूबेशन पीरियड और विंडो पीरियड की डेफिनेशन आपको लिख दूंगा। ठीक है, विंडो पीरियड का मतलब क्या है? इन्फेक्शन और लेबोरेटरी में डिटेक्शन के बीच का टाइम इंटरवल क्या कहलाता है? आपका विंडो पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इन्फेक्शन और साइन एंड सिम्टम्स के अपीयर होने के बीच का जो बेटा आपका क्या होता है? टाइम इंटरवल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे बेटा इन्वेस्टिगेशन के। एकदम लप्पू है बेटा इन्वेस्टिगेशन की। अगर हम बात करते हैं, अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन तो बेटा बिल्कुल लप्पू है। ठीक है, इसको हम लोग एक तो कर सकते हैं एलिसा से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पढ़ेंगे बेटा बायोटेक्नोलॉजी में, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस याद रख लीजिए क्या? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और एक्चुअली ये यहां पर कुछ हम एंजाइम्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इसको हम लोग यहां पर कुछ एंजाइम का यूज करते हैं। दोनों एंजाइम को अगर आप याद रख पाओ, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है बच्चों, और दूसरा जो एंजाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज। आ गई बात समझ में? और इसमें हम लोग एक्चुअली सीरम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन ये और उतना उतना कारगर नहीं होता है, उतना कारगर नहीं होता है। मतलब कि सुनना पूरी बात में, कारगर होने का कहने का मतलब क्या है कि इसको हम और भी डिजीज में डिटेक्ट, जैसे कि हेपेटाइटिस में यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वायरल इंफेक्शन है जिसको हम लोग डिटेक्ट करने में एलिसा का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पर्सन को एलिसा पॉजिटिव आ गया है, अगर एलिसा पॉजिटिव आ गया है, तो हम उसको कंफर्म नहीं मान लेंगे, हम उसको उसके लिए एक कंफर्मेटरी टेस्ट कराएंगे। इसलिए इसको एलिसा को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। तो एलिसा क्या हो गया बेटा? आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया। आ गई बात समझ में? स्क्रीनिंग टेस्ट। और स्क्रीन टेस्ट करने का मतलब क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट कहने का मतलब क्या है बेटा? कि अगर एलिसा निगेटिव आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसको एड्स नहीं है। लेकिन अगर एलिसा पॉजिटिव आ गया एट दैट टाइम, ठीक है, हमें कंफर्मेटरी टेस्ट पे जाना पड़ेगा। तो एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया। अब हम जो बात करेंगे बेटा, दैट इज, ये तो पहला हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट, और दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे? कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट। इसमें आपका आएगा बेटा वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट और पीसीआर। वेस्टर्न ब्लॉट और एक क्या आ जाएगा बेटा? आपका पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का भी यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट क्या है बेटा? आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा ये भी आपका एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन पे ही बेस्ड है, और ये वाला भी आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर ही बेस्ड है। लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी है थोड़ी कम है, इसकी सेंसिटिविटी थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, चलिए, तो अपने को समझ में आ गया ट्रीटमेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे? सॉरी, इन्वेस्टिगेशन। अब हम लोग क्या बात करेंगे बेटा? ट्रीटमेंट की। अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है कि इसका कोई क्योर नहीं है, नो क्योर। नो क्योर। तो अगर कोई क्योर नहीं है बेटा, तो हम लोग इसको कैसे ट्रीट करेंगे? फिर हम लोग का जो मेन मकसद है कि देखो, सुनना बात ध्यान से, हम लोग का जो मेन मकसद है वो वायरल लोड को कम करना है। ट्रीटमेंट में हमको क्या करना है बेटा? वायरल लोड को कम करना है। मतलब कि नंबर ऑफ वायरसेस इन द बॉडी को मुझे कम करना है। मतलब बॉडी फ्लूइड्स में मुझे वायरस लोड को कम करना है, वायरस के नंबर को कम करना है। अगर वायरस के नंबर को अगर मैं कम कर दूंगा तो CD4 का काउंट धीरे धीरे बढ़ जाएगा और
इतना पर्सन इम्यूनो डेफिशिएंट नहीं हो जाएगा जितना वो नॉर्मल कंडीशन में हो सकता है। तो मेरा जो मेन मकसद होगा, मैंने क्या बोला बेटा कि ट्रीटमेंट में जो मेरा मेन मकसद होगा वो ये है कि मुझे वायरल लोड को कम करना है। वायरल लोड को मुझे क्या करना है बेटा, आपका कम करना है, डिक्रीजेस। आ गई बात समझ में? तो मैं वायरल लोड को कम कैसे कर सकता हूं, आइए देखते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, वायरस को अपना जब वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना रहा होगा बेटा, ठीक है, तो मुझे बताइए क्या उसको न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो हमने क्या देखा है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम देखा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम देखा है बेटा मैंने, बहुत अच्छी बात है, हमने देखा ही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब देखो भैया ये करा क्या रहा था, ये एक्चुअली करा रहा था, सुनना पूरी बात ध्यान से, एकदम एकदम लप्पू है बेटा। ये मान लीजिए आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को ये क्या कर रहा था बेटा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में चेंज कर रहा था, ठीक है। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें क्या हुआ था आपका, इस एंजाइम का हमने यूज किया था, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इतनी बात मुझे समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा कि इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को आरएनए से डीएनए बनाने के लिए क्या न्यूक्लियोटाइड्स नहीं देने होंगे? न्यूक्लियोटाइड्स लेगा तभी तो वो डीएनए बना पाएगा ना, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो इसको जरूरत किसकी पड़ेगी, इसको जरूरत पड़ेगी बेटा न्यूक्लियोटाइड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी, तभी तो ये जोड़ जोड़ कर क्या बना पाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना पाएगा। तो अगर हम ऐसा कुछ दे दें, हम लोग इसका सबस्ट्रेट क्या है, हम लोग न्यूक्लियोटाइड के इसका सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो हम लोग इसमें देते क्या है, ट्रीटमेंट में न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स देंगे। क्या देंगे बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स एनालॉग दे देंगे। सुनना पूरी बात ध्यान से। तो अगर हमने न्यूक्लियोटाइड्स की जगह अगर न्यूक्लियोटाइड एनालॉग दे दिया, न्यूक्लियोटाइड एनालॉग दे दिया, तो मुझे बताइए कि जब हमने कभी बेटा अगर पढ़ा होगा कक्षा 11वीं में, ठीक है, जो कि हमने नहीं पढ़ा क्योंकि हम नालायक थे बेटा, उस टाइम पे अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो आपने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पढ़ा होगा। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में एक्चुअली होता क्या है कि सबस्ट्रेट की तरह ही दिखने वाला जो सबस्ट्रेट जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होता है और बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो हम सबस्ट्रेट के बजाय अगर सबस्ट्रेट जैसा कुछ दे दें, अगर हम एंजाइम जो कि अगर मान लीजिए मुझे उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम करना है, खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबस्ट्रेट के जैसा अगर कुछ दे दूं, अगर मैं सबस्ट्रेट के जैसा कुछ दे दूं और उसका नंबर बढ़ा दूं, तो उसकी जो जुड़ने की टेंडेंसी होगी एंजाइम से वो ज्यादा हो जाएगी, और अगर ज्यादा हो जाएगी तो एक्टिव साइट पर न्यूक्लियोटाइड एनालॉग जाकर जुड़ जाएगा, न कि न्यूक्लियोटाइड। आगे बात समझ में? तो क्या अगर न्यूक्लियोटाइड एनालॉग जाकर जुड़ गया तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो न्यूक्लियोटाइड एनालॉग जाकर, मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोटाइड एनालॉग जो होंगे बेटा, इट बाइंड्स with active site of reverse ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और अगर एक्टिव साइट पर बाइंड हो गया तो अब क्या रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन कैटालाइज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और अगर ये वाली रिएक्शन कैटालाइज नहीं हो पाएगी बच्चों, तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए नहीं बनेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री अगर डीएनए नहीं बनेगा तो न्यू वायरियॉन्स नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे बेटा, आपके न्यू वायरियॉन्स नहीं बनेंगे, न्यू वायरियॉन्स नहीं बनेंगे। और अगर न्यू वायरियॉन्स नहीं बनेंगे तो मुझे बताइए बेटा, क्या वायरल लोड कम हो जाएगा? क्या वायरल लोड बॉडी फ्लूइड्स में कम होने लगेगा? क्या बिल्कुल होने लगेगा। और इसी चीज को तो हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स। और ये दो होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ दो का नाम याद करा देता हूं। एक तो बहुत
फेमस है बेटा स्टावुडीन, जीडोवुडीन, 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 ठीक है। और एक होती है बेटा आपका स्टावुडीन, स्टावुडीन। आ गई बच्चे बात समझ में? तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया है बेटा, तो मैं और आगे चलूं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटा। तो अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो था इसको हम लोग क्या बोले, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये क्या थे बेटा आपके न्यूक्लियोटाइड जो एनालॉग थे, इसी को हमने क्या बोला था, आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हैं बेटा। ये क्या है आपके, जो मैंने यहां पर जो नाम लिखा है जीडोविडिन और ये क्या है आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, इनहिबिटर। आ गई बात समझ में? और एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा बेटा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के साथ साथ हम लोग प्रोटीएस और इंटीग्रेस इनहिबिटर्स का भी यूज करते हैं, ठीक है। प्रोटीएस और इंटीग्रेस इनहिबिटर का भी यूज हम लोग यहां पर करते हैं। और अगर सारे इनहिबिटर्स को अगर हम लोग एक साथ यूज करके बेटा अगर ट्रीटमेंट को चला रहे हैं, तो ऐसे ट्रीटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, देखो मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जीडोविडिन, स्टाविडिन, प्रोटीएस और इंटीग्रेस भी लिख दिया है। अगर सबको हम लोग यूज कर रहे हैं बेटा, सबको अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, सारे इनहिबिटर्स को यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं HAART, हार्ट, ठीक है। हार्ट नहीं है बेटा, हार्ट, ठीक है। हाईली एक्टिव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली एक्टिव रेट्रोवायरल, रेट्रोवायरल, हाईली एक्टिव रेट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव रेट्रोवायरल थेरेपी। आ गई बच्चे बात समझ में? तो ये कब हम लोग, जब सारे इनहिबिटर्स को हम लोग एक साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हार्ट भी आप याद रखिएगा। अब ट्रीटमेंट, अब एक चीज छोटी सी और बताइए बेटा, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता है तो। जैसे कि सबसे पहले क्या किया था, मैंने क्या बोला था, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है बेटा, तो हम लोग कॉन्डम्स का यूज कर सकते हैं, बैरियर मेथड्स का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आपने पढ़ा होगा बेटा, बैरियर मेथड्स को क्या कहते हैं आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, ठीक है। तो वहां पे हम लोग प्रोवाइड कर लिए, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अगर कोई इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड ट्रांसफ्यू, अगर ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। और अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से अगर ब्लड की स्क्रीनिंग करके किसी को ट्रांसफ्यूज करेंगे, तो वो नहीं फैलेगा, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे बेटा, कि जो ड्रग अब्यूजर्स होते हैं, हम लोग उनको डिटेक्ट करेंगे और उनके लिए उनमें हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे। अगर हम लोग उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट करा लेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा भैया कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं, तो इनको आइसोलेट कर देंगे, ठीक है। आगे बात समझ में? और अगर कोई जैसे अगर हम मदर की बात कर रहे हैं बेटा, तो मदर में याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, कि जब भी कोई बेटा सर्जरी होती, जैसे सिजेरियन सेक्शन हो गया, या इवन क्या अगर हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग सिजेरियन सेक्शन करने से पहले हम लोग एक वायरल मार्कर टेस्ट कराते हैं, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस वगैरह सबका यूज किया जाता है, मतलब डिटेक्ट कराने के लिए भैया, कि सारे का स्क्रीनिंग हम लोग पहले ही कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग करके बहुत सारी पॉपुलेशन को हम लोग पहले से ही प्रिवेंट कर ले रहे हैं भैया, कि इसको नहीं है और इसको है, ठीक है। अगर है, अगर मान लीजिए अगर स्क्रीनिंग के टाइम पर अगर किसी मदर को HIV पॉजिटिव निकल आया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसी टाइम पर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि हार्ट स्टार्ट कर देंगे। और अगर हमने हार्ट स्टार्ट कर दिया, तो बिलीव मानिए लगभग 95 से 98% तक या 99% तक बेटा हम लोग ये बचा लेंगे कि मदर से जो फीटस में जो क्या डिजीज का जो ट्रांसमिशन हो रहा था थ्रू प्लेसेंटा, हम लोग उसको रोक लेंगे। आगे बात समझ में? तो इवन मैंने आपको कुछ देर पहले ये बताया था कि अगर हमें रिसेंटली पता चला भैया कि 1-2 दिन के अंदर ही अगर कोई इन्फेक्ट हुआ है, तो हम लोग उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को देकर उसको 100% क्योर कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, हमारा काम क्या है, हम क्योर नहीं कर सकते, लेकिन हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं। हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हैं, मतलब कि अगर जो बंदा बिना रेट्रोवायरल थेरेपी के 10 साल जी रहा था, अब वो 30 से 40 साल तक बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकता है, मतलब कि अपनी नॉर्मल लाइफ को अचीव कर सकता है। आगे बात समझ में?
तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि इन सारी चीजों को बेटा आपको ध्यान में रखना है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन, एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन, एचआईवी इन्फेक्शन मोर ऑफन इज ड्यू टू कॉन्शियस। ये सारी की आपकी एनसीईआरटी की लाइन है जहां पर मैंने आपको लिख रखा है। देखो कैसे फैल सकता है बेटा, कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न से फैल सकता है। ठीक है, अगर हम, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, मतलब कि आप, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है बेटा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको ये बातें अगर जानकारी है, अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को लेके अवेयर हैं, तो आप, बिल्कुल सही बात है, आप इग्नोर नहीं करेंगे चीजों को और सही तरीके से काम करेंगे। ठीक है, वही सेम चीज अगर बहुत सारे बेटा हमारी, अगर इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में नाको है बेटा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बोलते हैं उसको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और बहुत सारे एनजीओज हैं जो कि अवेयरनेस फैला रहे हैं। ठीक है, अवेयरनेस फैला रहे हैं। और आपको पता ही होगा बेटा कि बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज की, ध्यान से सुनना। ठीक है, फर्स्ट दिसंबर, अगर हम लोग 1 दिसंबर की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहां पर क्या वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? ठीक है, क्यों क्यों मनाया जाता है एड्स डे? क्यों? क्योंकि अवेयरनेस फैले लोगों में, और अगर लोग अवेयर होंगे चीजों को लेकर तो वो क्योर पे ना जाकर प्रिवेंशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, और इसीलिए जागरूकता फैलाने के लिए एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, और क्या, अगर आपको पता होगा एड्स का अगर जो साइन है बेटा, रेड रिबन कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेड रिबन, रेड रिबन। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ अदर इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहां पर प्रिवेंशन, अब प्रिवेंशन और भी जैसे कि अगर कोई हाई रिस्क ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप मतलब जहां पे प्रोस्टिट्यूशन वगैरह होते हैं बेटा, तो वहां पर हम लोग उनकी स्क्रीनिंग करके इस डिजीज को प्रिवेंट करा सकते हैं। तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां पर, क्या टाइम हो गया, हाँ ठीक है बच्चे, तो एक छोटा सा मैंने वीडियो और बना दिया ताकि आपको हर एक प्रोस्पेक्ट से चीजों को समझ में आ जाए और हर एक प्रोस्पेक्ट से आप चीजों को सॉल्व कर पाएं, कॉन्सेप्चुअली आप बहुत एफिशिएंट बन पाएं, और यही मेरा मकसद रहता है बेटा पढ़ाने का। ठीक है, अब मैं भी थक गया बेटा क्योंकि कंटिन्यू मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो आप ध्यान रखिए अपना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई डाउट आता है इस एड्स वाले चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, हॉस्पिटल से जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा देन आफ्टर मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए आप अपना ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से बेटा पढ़ाई करते रहिए, और मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और अगर आ रहे होंगे बेटा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने बच्चों और जो अपने आपके कलीग्स हैं उनको भी शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।